हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है सेकुलर क्लासेस और मैं हूं ममता और स्वागत करती हूं मैं आपका मेरे इस चैनल पे। और आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो कि है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। जो हमारे यूजीसी नेट का जो लास्ट यूनिट है, पेपर 1 का लास्ट यूनिट है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, उसी से रिलेटेड है। और ये जो ओलिगोट्रैफिक और यूट्रोफिकेशन एंड मेसोट्रॉफिक है, अक्सर इससे देखते हैं कि एक सवाल ज़रूर एक किसी न किसी सेट में दिखते ही हैं। और ये बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझना नहीं है, बस शब्दों को एक बार समझ लेंगे तो ये आपके एक सवाल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि क्या है यूट्रोफिकेशन, ओलिगोट्रॉफिक एंड मेसोट्रॉफिक। एक्चुअली में ये जो तीनों प्रोसेस हैं, यूट्रोफिकेशन, ओलिगोट्रॉफिक और मेसोट्रॉफिक, ये तीनों प्रोसेस जो हैं वो एक प्रोसेस है जो कहाँ होता है, जो पानी में होता है ये प्रोसेस। और ये प्रोसेस रिलेटेड है जब पानी में न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा घट जाती है या बढ़ जाती है या नॉर्मल रहती है। तो इन्हीं सब प्रोसेस के रिलेटेड है ये एक प्रोसेस जो यूट्रोफिकेशन, ओलिगोट्रॉफिक और मेसोट्रॉफिक है। तो जो यूट्रोफिकेशन है उसको समझते हैं। यूट्रोफिकेशन एक्चुअली एक दो तीन यूट्रोफिकेशन दो तीन ऐसे ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। तो इसीलिए यूट्रोफिकेशन, जिसका मतलब होता है कि पोषक तत्वों की, इसका हिंदी में मतलब पोषक तत्वों की अधिकता। पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है अगर किसी भी एक्वेटिक एरिया में, तो वो कहीं ना कहीं यूट्रोफिकेशन का रूप ले लेता है। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि जो और पौधों के लिए बेसिकली जो पोषक तत्व होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट जो पोषक तत्व होते हैं उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, यही दो पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जब इनकी मात्रा, मतलब ये पौधों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, पर कहीं अगर इनकी मात्रा अधिक हो जाती है तो ये वहाँ पे गलत रूप से उन इफेक्ट भी डालते हैं एक्वेटिक एरियाज में और एक्वेटिक एनिमल्स और जीव जंतु और पौधों के लिए। तो यूट्रोफिकेशन जब होता है तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं उनकी मात्रा जो होती है वहाँ अधिक हो जाती है। जैसा कि लिखा है, जब जल निकाय जैसे झील, तालाब या नदी में पोषक तत्वों की विशेष रूप से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अत्यधिक मात्रा हो जाती है तो शैवाल और जल पौधे अत्यधिक वृद्धि होने लगते हैं। इससे इसे न्यूट्रिफिकेशन कहते हैं। और अगर ये वृद्धि होने लगते हैं तो इससे क्या होता है कि जो भी जल झील, तालाब या नदी हैं, उनमें क्या होता है कि उनके जो सरफेस होता है वहाँ पे जो एल्गल ब्लूम की प्रॉब्लम आती है, मतलब शैवाल की अत्यधिक मात्रा हो जाती है। शैवाल और पूरे सरफेस पे शैवाल फैल जाते हैं, जिससे कि अंदर के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि इनकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो रहता है पानी में, उसकी मात्रा घट जाती है। और पेड़ और जिसमें जिसमें अंदर के जो पौधे हैं, जलीय जीव हैं, उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है इस एल्गल ब्लूम की वजह से, यूट्रोफिकेशन की वजह से। तो जैसे कि यहाँ लिखा है कि क्यों होता है ये, तो कृषि अब होता क्यों है, क्यों यूट्रोफिकेशन प्रॉब्लम कैसे आती है, तो उसकी वजह से अब ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ कैसे जाती है। तो जैसे कि कृषि क्षेत्रों में अक्सर, कृषि क्षेत्र में हम लोग नाइट्रोजन उर्वरक फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं। क्षेत्रों में बहने वाले उर्वरकों को पानी में मिलाना और घरेलू औद्योगिक कचरे को जल में गिराना, डिटर्जेंट और सीवेज जो बहते हैं, उन सब से जो बह के कचरे, सीवेज वगैरह जाते हैं और पानी में इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है और जिससे इस तरह की प्रॉब्लम आती है, यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम आती है। और यूट्रोफिकेशन की वजह से जो वहाँ के जो एक्वेटिक एरिया के जो पौधे हैं, जो जलीय जीव हैं, उनको प्रॉब्लम आती है। उनको जो अंदर के डिज़ोल्व ऑक्सीजन, मतलब
ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा घटती क्यों है? क्योंकि जो अंदर के जो पेड़ पौधे रहते, प्लांट्स रहते हैं, क्योंकि ये एल्गल ब्लूम की वजह से वो सरफेस ढक जाता है, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो ऑक्सीजन नहीं बन पाता, जिससे कि उन लोग वहाँ के जीव जंतुओं को प्रॉब्लम होती है और सर्वाइव करना उनको घुटन होती है। तो इस वजह से इससे इससे क्या होता है कि अब देखिए नुकसान क्या होता है इससे, कि शैवाल की अत्यधिक वृद्धि से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इस ऑक्सीजन की कमी को हाइपॉक्सिया बोलते हैं। इस ऑक्सीजन की कमी को हाइपॉक्सिया बोलते हैं। कभी कभी तो ये सवाल आया हुआ है कि हाइपॉक्सिया में क्या होता है। हाइपॉक्सिया में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि यूट्रोफिकेशन मतलब कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक हो जाती है। कभी कभी ये भी सवाल पूछा हुआ है इवन कि कौन से तत्व जो हैं वो, जैसे यूट्रोफिकेशन में कौन से ऐसे तत्व होते हैं जिनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो वो नाइट्रोजन होते हैं और फास्फोरस होते हैं। ठीक है। और उसके अलावा नुकसान क्या होता है कि जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है, और उसके अलावा पानी के पीने की कमी और मछली उत्पादन में गिरावट आती है। अब मुख्यतः तो इसमें यही नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं। एक्चुअली नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन जो है वो पत्तों के हरों के लिए जो क्लोरोफिल प्रोसेस होता है उसमें नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस में भी नाइट्रोजन हेल्प करता है। और फास्फोरस, जैसे कि फास्फोरस जो है वो पौधों की जड़ों को मजबूत करने में, उनके बीज के ग्रोथ में, और एटीपी जो ऊर्जा का निर्माण करते हैं उसमें फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फास्फोरस की कमी जब होती है तो पौधों में ऐसे ब्लू ब्लू धब्बे दिखने लगते हैं प्लांट्स में, तो वो कमी फास्फोरस की वजह से होती है। नाइट्रोजन की कमी से फ्लोरोसिस प्रॉब्लम होती है, जिसमें पत्तियां पीली होने लगती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हैं दोनों। पर कहीं अगर इनकी मात्रा ज़्यादा हो जा रही है इक्वेटिव, तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे हैं और चीज़ों के लिए। ओके, तो अगला हम पढ़ते हैं ओलिगोट्रॉफिक क्या होता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ओलिगोट्रॉफिक एक्चुअली कुछ नहीं, ओलिगोट्रॉफिक वो सिचुएशन है जिसमें जो नाइट्रोजन है और फास्फोरस है उसकी मात्रा जो है वो कम है कहीं ना कहीं। मतलब पोषक तत्व उस एक्वेटिक एरिया में पोषक तत्वों की कमी है। और मतलब कमी क्या, नॉर्मल है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जब कमी होगी इनकी, तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होंगे उनकी मात्रा उच्च स्तर पे होगी। ठीक है। तो ऐसे जल निकाय, देखिए जैसे इसका अर्थ लिखा है, ऐसे जल निकाय जो पोषक तत्वों में बहुत कम होते हैं, जिनमें शुद्ध जल और उच्च ऑक्सीजन स्तर होते हैं, उन्हें ओलिगोट्रॉफिक कहा जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? पानी साफ रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, पारदर्शी होता है, कोई भी एल्गल ब्लूम का कोई वो सीन नहीं रहेगा वहाँ पे। मछलियाँ और अन्य जीवों के लिए अनुकूल होता है, शैवाल की वृद्धि में कम होती है। शैवाल भाई नाइट्रोजन और फास्फोरस किसी भी प्लांट्स के लिए, ग्रोथ के लिए उनकी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो अगर कम है तो वृद्धि भी कम होगी उनकी। अब इससे नुकसान क्या होता है कि हालांकि यह जल गुणवत्ता के लिए तो अच्छा है, लेकिन पोषक तत्वों की कमी से जैव विविधता सीमित हो सकती है। अब जैसे कि भाई पोषक तत्वों की कमी है फास्फोरस और नाइट्रोजन की, तो जैव विविधता हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे नहीं सर्वाइव कर पाएंगी। धीरे धीरे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जो है वो घटती जाएगी वहाँ पे। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और मुख्य तत्व इसमें बहुत कम मात्रा में वही नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा जो है वो कम रहेगी, तो ओलिगोट्रॉफिक की सिचुएशन आएगी। उसके अलावा मेसोट्रॉफिक भी सेम ये जल निकाय, जैसे कि अर्थ लिया, ये जल निकाय ओलिगोट्रॉफिक और यूट्रोफिकेशन के बीच का होता है। इन्हें मध्यम मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, ना बहुत कम मेसोट्रॉफिक में, ना बहुत कम और ना बहुत ज़्यादा,
ठीक है, में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी मात्रा ना बहुत ज़्यादा होगी ना बहुत कम होगी, तो मेसोट्रॉफिक होगा, एक मीडियम। मेसोट्रॉफिक से याद कर सकते हैं कि मीडियम लेवल में सब चीज़ें हैं, मीडियम। तो इसकी विशेषताएं जैसे कि शैवाल की वृद्धि नियंत्रण में रहती है, पानी की गुणवत्ता भी मध्यम होती है, ऑक्सीजन स्तर भी सामान्य होता है, डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होते हैं। नुकसान यदि पोषक तत्वों की मात्रा, इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि एक मीडियम लेवल पे हैं, तो ये दोनों तरफ जा सकते हैं। अगर मात्रा ज़्यादा हुई तो ये यूट्रोफिकेशन में चले जाएंगे, और मात्रा थोड़ी और कम हो गई तो ये ओलिगोट्रैफिक में चले जाएंगे। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन की ओर बढ़ सकते हैं। मुख्य तत्व इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ऑब्वियस सी बात है, वही है। अब इन सब चीज़ों की समस्याओं से समाधान, मतलब ये जो यूट्रोफिकेशन, ओलिगोट्रैफिक, मेसोट्रॉफिक जो भी प्रोसेस, एक्वेटिक प्रोसेस हो रहा है, उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, कैसे इन सबको नियंत्रण में रखा जा सकता है, कैसे फूड चेन को नियंत्रण में रखा जा सकता है, इससे इफेक्ट तो फूड चेन पे ही पड़ेगा। तो इसको नियंत्रण करने के लिए या इसके समाधान के लिए जो फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं, उर्वरकों और रसायनों की सीमित उपयोग किया जाए, सीवेज और औद्योगिक कचरों का सही प्रबंधन, सही जगह उसको डंप किया जाए या रखा जाए, पौधों और शैवालों को नियमित सफाई की जाए, और जल निकायों का संरक्षण और पुनर्वास सही तरीके से हो। आपको जहाँ पे भी पानी इकट्ठा रहेगा वहाँ पे ये प्रॉब्लम होगी। जहाँ पे पानी चलता रहेगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो इकट्ठा नहीं हो पाएंगे या नीचे स्तर तक पहुँच नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, जैसे यूट्रोफिकेशन वाली प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। पर जहाँ पे जो वाटर है, पानी है, वो इकट्ठा रह रहा है, वहाँ पे ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है। जैसे झील वगैरह हैं, वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो प्रोसेस है, इसको समझना बहुत ज़रूरी था, और इसमें कुछ नहीं है, सेम एक ही चीज़ को समझना है। ये दो ही एलिमेंट्स हैं, फास्फोरस और नाइट्रोजन, जो तीनों इन प्रोसेस में मेन रोल प्ले कर रहे हैं। कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, कहीं नॉर्मल रह रहा है। तो एक बार इसको समझ लें तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही थी, और इस पे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, अक्सर आते हैं। तो एक बार समझ लिया तो हमारा एक सवाल पक्का। तो थैंक यू सो मच, समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।